कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और अपना सिलेबस भी साथ लेकर चल रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट बताने वाली हूँ कि अगर आप नीट या आईआईटी वगैरह की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस करना है। ठीक है, और आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन होने की वजह से आपका जो क्लासेस थी आपकी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, ऑनलाइन ही हो पाई है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या किया है गवर्नमेंट ने, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो ओनली मैं रिड्यूस सिलेबस करा रही हूँ, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस करना है। ओके, तो ओनली 11th के सिलेबस के पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियोस बनाई है, आप सभी को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप एंट्रेंस की कर रहे हो तो आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो जो टॉपिक मैंने नहीं कराए जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए वो भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम सिर्फ 11th के सिलेबस को लेके चलते हैं कि अभी जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वही। तो बच्चों हमने क्या किया था, लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपकी 10th यूनिट जो है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किया था, जिसमें ग्रुप फर्स्ट की मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको करा दी थी 5। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो, तो मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए थे। एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बच्चों, तो आज मैं आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लेकर आई कि और कौन कौन से हम फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रुप फर्स्ट की। तो फर्स्टली मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले आता है कि मेटल क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ल्यूज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ल्यूज करके ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मींस कैटायन, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, ल्यूज कर दिया। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट के हैं जितने भी एलिमेंट्स या मेटल्स, वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक उनका ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होने लग जाता है, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, हाई। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया कि जो ग्रुप फर्स्ट है वो क्या है, मेटल है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ल्यूज करेगा। और एक चीज भी और, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप फर्स्ट की क्या होती है, लो, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा, दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब बात आती है कि जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं, दैट मींस लिथियम से लेके जब हम सीजियम तक आते हैं तो क्या मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो देखो बच्चों, मैंने अभी कहा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। तो कोई भी मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक उतने ही ज्यादा होते हैं। ओके, तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लो। ठीक है, रीजन आपको पता है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल का वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड नहीं होता, लूजली होल्ड होता है। वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, यहाँ से जा सकता है, यूज कर सकता है मेटल। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन यूज होगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक उतने क्या होंगे, ज्यादा। तो हम ये कहते हैं लिथियम में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होते हैं एज कंपेयर टू सीजियम, या हम कहीं डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं। ठीक है, रीजन आपको बता दिया। अब अगर देखो बच्चों, इसमें आपने ये देखा कि ये मेटल है सारे, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, या हम कहें कैसा नेचर होता है इनका, हार्ड होता है, राइट। बट ग्रुप फर्स्ट के जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना मेटल तो हार्ड होते हैं, तो यहाँ पर ये सॉफ्ट नेचर के क्यों है, होने चाहिए थे हार्ड,
बट ये होते कैसे हैं, सॉफ्ट नेचर के। इसका रीजन क्या है, तो बच्चों आप ये देख रहे होंगे कि मेटल किसमें चेंज हो रहा है, मेटल आयन के अंदर, ठीक है। ये है मेटल आयन एंड ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका एक और नेम होता है कर्नल्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो होता क्या है कि जो ये मेटल आयन है इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, एंड इस कर्नल पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो ये कर्नल्स होते हैं और जो मेटल होता है, मेटल आयन नॉट मेटल, उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होता है, हम कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कैसे नेचर के होंगे, मेटल सभी के सभी हार्ड नेचर के। बट अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो ये कैसे नेचर शो करेंगे, सॉफ्ट। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनमें क्या होता है, वीक, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। और कर्नल और मेटल आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप मेटेलिक बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड है, बट एक्चुअल में यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप इंटरमेटेलिक बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो क्या हो गया, सॉफ्ट नेचर का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। और सॉफ्ट होने की वजह से हम इजीली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ, ठीक है। आराम से आप नाइफ से कट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये फर्स्ट हो गया मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहीं से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमेटेलिक जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है। और वीक होने की वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि आपको उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट कम करना पड़ेगा। हीट कम करोगे तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगे, इनके लो होंगे, क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके लो होते हैं। तो आप इसमें रीजन दे सकते हो दो। एक तो आप ये बता सकते हो कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लो, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन आप ये बता सकते हो कि इनमें जो इंटरमेटेलिक बॉन्ड या फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है मेटल आयन और कर्नल के बीच में वो क्या होता है, वीक होता है। इस वजह से भी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। तो डाउन द जब ग्रुप हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पर तो बॉन्ड और भी ज्यादा क्या होता चला जाएगा, वीक। दैट मीन्स वहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपका कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये बॉन्ड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आयोनिक बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको इन सभी की डेफिनेशन अच्छे से पता है। और इससे पहले मैंने अभी बताया कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन के अंदर या फिर केटायन के अंदर। दैट मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पर, आयन की फॉर्मेशन हो रही है। और आपको पता है कि जो केटायन होता है वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है, एनायन से। केटायन अट्रैक्टेड बाय एनायन, ठीक है। और जैसे ही एनायन से वो अट्रैक्ट होगा तो इनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी। और जो बॉन्डिंग बनेगी
वो कैसी होगी, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, दैट मीन्स ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होते हैं उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, आयोनिक कंपाउंड, या फिर इनका दूसरा नेम भी होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सेकंड नेम इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और वैलेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट जो आपके पास ये वर्ड आया, कहाँ से आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आया। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाता है तभी तो यहाँ पर आयंस बनते हैं, और आयंस बनेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और तभी उनको आप आयनिक कंपाउंड बोलते हो। क्लियर, तो यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड समझ में आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड। अब अगर आपसे ये पूछते हैं क्या कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिथियम है और लिथियम से आप कहाँ जा रहे हो, सीजियम जा रहे हो, तो आयोनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसका साइज क्या है, स्मॉल। ठीक है, और इसका साइज क्या है, लार्ज। साइज जितना लार्ज होता है तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से लूजली होल्ड होता है, यहाँ पे इनके बीच में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है, लूज। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा आयन की फॉर्मेशन उतनी ही फास्ट होगी, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड भी उतना ही जल्दी बनेगा, और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज। तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो आयोनिक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर, तो ये है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, वी नो दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, तो इनमें ये जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं और अदर जो ग्रुप्स के एलिमेंट है, पहले तो हम उनका डिस्कशन करेंगे, देन हम डाउन द ग्रुप, क्योंकि अब तक हम यही करते आ रहे हैं। तो देखो, जब हम इनकी बात करें तो एक तो देखो बच्चों इनका एटॉमिक जो मास है वो क्या है, कम है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है, कम, दैट मीन्स लेस। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि यहां से इधर जाएंगे तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, इधर भी इंक्रीज ही होगा, तो इनका क्या है, कम है एटॉमिक मास, फर्स्टली। सेकेंड पॉइंट अगर हम ये बात करें, क्योंकि मैं पहले ये चीज बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है अदर ग्रुप्स के कंपेयर में। तो मास क्या है, कम, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड देखो बच्चों, लो आयोनाइजेशन जब एंथैल्पी होती है, सेकेंड ये है कि एटॉमिक जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है अदर ग्रुप्स के कंपेयर में, और जितना ज्यादा लार्ज होता है साइज तो क्या होता है, देखो बच्चों साइज एक तो है लार्ज और एक के साइज स्मॉल, तो क्लोज पैकिंग किस में होगी, ये देखो, तो इसमें और इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो क्लोज पैकिंग किस में होती है, स्मॉल साइज वाले में क्लोज पैकिंग होती है, और जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और जितनी लूज पैकिंग होगी उसकी डेंसिटी उतनी क्या होती है, कम होती है। तो एटॉमिक साइज अदर ग्रुप के कंपेयर में इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो गई, लो, क्योंकि वो क्या होंगे, लूज पैक होंगे, क्लोज पैकिंग नहीं होगी। तो आपको ये दो पॉइंट अच्छे से समझना है। ठीक है, अदर ग्रुप का कंपेयर कर रहे हैं,
उसके लिए। नेक्स्ट देखो, अब हम डाउन द ग्रुप आएंगे। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आओगे तो मास क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। और मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अब आप ये कहोगे कि यहाँ भी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नहीं, एटॉमिक साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हम डाउन द ग्रुप चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज, बट पोटेशियम लाइटर होता है सोडियम के कंपेयर में। अब इसका रीजन क्या है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। अब इसका रीजन समझो, मैंने अभी अभी आपको बोला क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है। देखो बच्चों, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, 1:2, 2:2, या फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, देन आउटर आउटर देख लो, ठीक है। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका क्या होगा, 11 है। आपको पता है कि 10 पर क्या आता है, नियॉन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर नियॉन, देन यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3s1, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, पोटेशियम की, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्गन एंड 4s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, आर्गन का 18 होता है, 18 + 1 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, जब इसमें हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नियॉन का भी डिस्कस करते हैं तो क्या होगा, अब इसमें फर्क देखना, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, टोटल 11 हो गए। क्या यहाँ पर बच्चों कोई d ऑर्बिटल आया है, नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। इस d ऑर्बिटल से बहुत कुछ चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आर्गन का अगर हम देखें तो क्या आएगा, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, देन क्या आता है, देखो यहाँ पर 3p6 के बाद 4s1 और 3p आते ही 3d भी आता है। इसका मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इन d ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है कि जो पोटेशियम है उसका साइज, या हम कहें एटॉमिक जो रेडियस है, एबनॉर्मली इंक्रीज होती है। इवन इंक्रीज ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो 3s से 4s सेल आ रही है, बट यहाँ पर एबनॉर्मल इंक्रीमेंट होता है, यानी कि बहुत कम होता है। तो एटॉमिक रेडियस एबनॉर्मल क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल, या फिर हम कहें d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल की वजह से, एबनॉर्मल एटॉमिक रेडियस होने की वजह से जो पोटेशियम होता है उसका जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सोडियम। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। डेंसिटी कम होगी तो आपको पता है वेट भी क्या होगा उसका, कम। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लेम ऑफ कलरेशन। दैट मीन्स ये कलर देते हैं या नहीं देते। तो कलर का तो एक बहुत ही सिंपल सा एक हम कहें कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, क्या, कि अगर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है और वो कहाँ जाना चाहता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है, ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट। तो होता क्या है, एक्साइटेड जो स्टेट होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, एनर्जी हाई। और इसकी जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की, वो क्या होती है बच्चों, लो होती है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी क्या करेंगे हम, कोई भी जो मेटल है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, या कोई भी एनर्जी उसको, कोई भी सोर्स की जो लाइट है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या करता है मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो कहाँ चला जाएगा,
अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो एनर्जी को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब किया। तो देखो अभी एनर्जी कम थी, जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब की वो किसके लेवल में आ गया, यहाँ पर, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर एनर्जी हाई होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो वो क्या करता है, वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर वापस से कहाँ आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो पहले उसने एनर्जी को क्या किया था, एब्जॉर्ब। अब वो क्या करेगा, एज अ रेडिएशन उस एनर्जी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही रेडिएशन इमिट होगी वो किस रीजन के अंदर होती है, विजिबल रीजन के अंदर, और उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका कलर बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कलर का एक सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि जब इलेक्ट्रॉन, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वहां पर क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। तो वापस वो क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जब अपनी पहले वाली पोजीशन में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एज अ रेडिएशन इमिट कर देता है, और वो हमें विजिबल रीजन में दिखाई देती है, जो कि कलर शो करती है। ठीक है, तो सोडियम को जब भी आप हीट करते हैं तो होता क्या है, हीटिंग द सोडियम, तो आपको पता है आप क्या दे रहे हो, इसको एनर्जी दे रहे हो। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, अच्छे से पता है कि जो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है एक ही है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड में चला जाएगा, देन वापस से अपनी ग्राउंड में आएगा, तब रेडिएशन इमिट करेगा। तो जो सोडियम है, जब हम इसको हीट करते हैं तो फ्लेम निकलती है, वो रेडिएशन जो इमिट होती है ना, वो एज अ फ्लेम आपको दिखाई देती है। तो वो फ्लेम किस कलर की होती है, येलो फ्लेम। तो उसका रीजन क्या है, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, तब कलर शो होता है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये कलर शो क्यों करते हैं, आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हो गया कलर का। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, पहले इस इफेक्ट को समझ लो, देन उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट में कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, कौन नहीं करता। तो देखो बच्चों, ये है सपोज मेटल, और ये इसके ऊपर आपको सरफेस दिख रही है, मेटल की अपर सरफेस। ठीक है, तो ये है मेटल सरफेस, और आपको पता है मेटल की सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सरफेस दैट मींस आउटर सेल। ठीक है, और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। तो क्या होता है बच्चों, जब आप किसी भी सोर्स से क्या कर रहे हो, यहाँ पर लाइट डाल रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप लाइट यहाँ पर डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन का मतलब यहाँ से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या फिर हम कहें मेटल से, मेटल के आउटर सेल से वो वहां से लूज हो चुका है। ठीक है, इजेक्शन या फिर हम उसको इमिशन भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। जब भी कोई आप लाइट डालते हो तो उसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं, जो लाइट आप डालते हो। ठीक है, लाइट जैसे ही डालोगे मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उनमें क्या हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है। इसी इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लिथियम से लेके अगर हम सीजियम तक बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इजीली किसका चला जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जिसका साइज क्या है, लार्ज। तो सीजियम जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये होता है, एक तो लिथियम का साइज क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, साइज स्मॉल। सेकेंड, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई एज कंपेयर टू अदर्स मेटल इन दिस ग्रुप, सेम ग्रुप। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, साइज स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड है। दैट मीन्स यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजीली यूज नहीं होता है। इसी वजह से जो लिथियम है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। बाकी अदर्स करते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा कौन करता है? सीजियम, ड्यू टू द लार्जर साइज एंड हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी हायर नहीं, लो, क्योंकि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करता है ग्रुप फर्स्ट के अंदर। तो ये बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप फर्स्ट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से लर्न करनी है, समझनी भी है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ भी सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर।